हेलो गाइज, आज क्लास 9th का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। इसके पहले अपन लोग 3rd यूनिट पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मालिक्यूल के बारे में। अब यूनिट 4 में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, परमाणु की संरचना किस प्रकार से हुई है, इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को। जैसे जे थॉमसन का पढ़ना है, अर्नेस्ट हैकेल का पढ़ना है, नील्स बोर पढ़ना है, संयोजकता पढ़ना है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संभारिक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी सब पढ़ना है। इसलिए गाइज आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आप एक बार पढ़ें तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि क्लास 9th के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो खुद भी जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं हमें। बट अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ये 9th 10th बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से किस प्रकार भिन्न है। कहने का मतलब क्या डिफरेंट है, एक तत्व अलग है तो दूसरा कैसे है, सबके कैसे क्या क्या गुण हैं, किसके आधार पर सब अलग अलग हैं। फिर सेकंड नंबर क्या कहता है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। क्योंकि यूनिट 3 में अपन पढ़ चुके हैं ना कि डाल्टन ने बोले थे कि जो परमाणु है अविभाज्य कण है, किंतु डाल्टन का मॉडल फेल हो गया और जो है तो जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु विभाज्य कण है। तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम अब परमाणुविक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। पदार्थों में आवेशित कण, कि पदार्थ में किस प्रकार के आवेशित कण पाए जाते हैं। तो पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए क्या है क्रियाकलाप। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती हैं? ये प्रैक्टिकल आप खुद भी घर में कर लीजिए। सूखे बालों में कंघी करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखिए और उसमें देखिए कि क्या ये आकर्षित करता है कि नहीं। तो इसमें से ये पता चलता है कि एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, जिसकी वजह से ये दोनों आकर्षित करते हैं। अगर सेम होगा तो ये आकर्षण नहीं विकर्षण करेंगे। फिर देखिए कि कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, मतलब ये भी एक प्रैक्टिकल करना है। ध्यान से देखिए, इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है। क्योंकि अगर यही नहीं पता चलता कि परमाणु विभाज्य है तो कैसे पता चलता? और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन द्वारा लगाया गया था। हिंदी में टॉमसन, इंग्लिश में थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे कहा। ये भी ध्यान रखिएगा, केनाल रे किसने दिया? तो ई गोल्डस्टीन ने 1886 में दिया है। 1886 में मतलब इस केनाल रे विकिरण की खोज की है।
और इसे केनाल रे नाम दिया है का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुविक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। मतलब इसके बारे में तब ये नहीं पता था कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। जैसे परमाणु की संरचना, हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉम्सन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। अब देखिए, जे थॉम्सन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह वे तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। यानी कि आप 2 उदाहरण जैसे क्रिसमस केक भी ले सकते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, तरबूज भी ले सकते हैं, जिनके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग को कहते हैं। जैसे कि जो रेड वाला जो भाग होता है वो धन आवेशित और जो उसमें बीज रहते हैं वो ऋण आवेशित, वो मतलब इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये देखिए, लाल भाग की तरह बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। ये देखिए, इसमें ये जो बीज दिए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है और जो ये रेड वाला भाग वो धनात्मक गोला है, मतलब प्रोटॉन, उसको धनावेशित मान लिया गया। फिर इसको भी देख लिए। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉम्सन ने 1856 से 1940 के में जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इसको ध्यान रखने की बात है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कीचम हिल में। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉम्सन है। 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। जो साथ में उनके सहयोगी थे उन लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिला। थॉम्सन ने प्रस्तावित किया, जैसे नंबर 1, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये किसने कहा, थॉम्सन ने कहा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से इनका एक संतुलन बना रहता है। यद्यपि थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई,
किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। फिर दूसरा मॉडल क्या आ गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहला मॉडल किसने दिया था? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था, और जो है तो फिर दूसरा किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। और 1998 में परमाणु मॉडल जो है तो जे थॉमसन ने दिया था, और ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। और नील्स बोर ने जो है तो 1913 में रदरफोर्ड के साथ मिलकर के, नील्स बोर और रदरफोर्ड मिलके जो सहयोग से जो है तो तीसरा मॉडल दिया गया। अब देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, मतलब किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसका पता किसने लगाया? तो रदरफोर्ड ने लगाया। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, और इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण के होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार जो है तो 4 है इसका, ठीक है ना। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणविक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी कि बिल्कुल विक्षेपण हो जाएगा। उन्होंने सोचा होगा कि ये जो है तो इनको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा अल्फा कण। ये देखिए, ये सोने की पन्नी है जिसमें जो है तो अल्फा कण, इसमें जो है तो अल्फा कण की बौछारें डाली जा रही हैं, जिससे जो है तो देखिए ये बीच बीच में प्रोटॉन है, जहाँ प्रोटॉन से ये जो है, ये जो रे है टकरा जाती है तो ये रिटर्न हो जाती है। इसी से इन्होंने पता लगाया कि इसमें जो है तो प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे जो है तो निम्नलिखित परिणाम मिले। अब देखिए क्या परिणाम मिला कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से तो सीधे निकल गए, और बाकी क्या हुए? बाकी जो है तो वापस आ गए। अब देखिए, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि वो रिटर्न हो गए, उससे विचलित हो गए। फिर नंबर 3 देखिए कि आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मतलब इतनी सारी जो रे डाली गई तो उसमें से जो है तो एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि वो ये उदाहरण देख के उन्होंने समझाया है कि जिस प्रकार से कि हम जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार है और उसमें हम मारते हैं तो क्या वो दीवार को पार करके निकल जाएगा? तो कुछ चीज़ें जैसे तार है और तार से अगर हम पत्थर मारते हैं तो जिसमें तार में टकरा जाएगा अगर तो रिटर्न आ जाएगा, जो नहीं टकराएगा वो आगे निकल जाएगा। इनके बारे में भी देखिए रदरफोर्ड के बारे में कि ई रदरफोर्ड ने 1871 से 1937 में, इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। मतलब नाभिक की खोज किसने की है? तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने की है। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आँखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा
तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले कि जिस प्रकार से मतलब ये तार में अगर टकरा जाता, उसी प्रकार से जब ये मतलब केनाल रे का जब वो करते हैं उसमें गोल्ड फाइल में जो है तो प्रवाहित करते हैं, तो उसमें से कुछ किरणें वापस लौट आती हैं और कुछ जो है तो पार कर जाती है। उसी का उदाहरण दे के इसमें रदरफोर्ड ने समझाया है, तार का जो उदाहरण दिया है। फिर देखिए इन्होंने क्या परिणाम उससे निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण के बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल आते हैं। फिर दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घाते 5 गुना छोटी है। नाभिक की त्रिज्या जो है तो परमाणु की त्रिज्या से 10 की घाते 5 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान किसमें होता है? नाभिक में ही होता है संपूर्ण द्रव्यमान। फिर दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। फिर नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नाभिक मतलब बिल्कुल छोटा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं? अब कमियां भी देख लीजिए कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। फिर अब देखिए नील्स बोर का परमाणुविक मॉडल, तीसरा मॉडल अपना क्या है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए फिर नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। जैसे पहले डाल्टन ने दिया, फिर डाल्टन की जो कमियां थी उसे जे थॉमसन ने दिया, फिर जे थॉमसन के बाद जो है तो रदरफोर्ड ने दिया कि क्या कमी है, फिर उसके बाद नील्स बोर ने दिया। इस प्रकार से ये सभी मॉडल प्रस्तुत होते रहे जब तक का समाधान नहीं मिल गया। अब देखिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नील्स बोर के बारे में जान लीजिए। नील्स बोर ने 1885 से 1962 का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। पुस्तकों का नाम भी 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा है एटॉमिक थ्योरी और तीसरा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। जैसे किसी भी इसमें आप किस में भी पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में जो MCQ आते हैं। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया। अब देखिए KLMN ये तो जो है नील्स बोर ने दिया था और ये बीच में क्या है, नाभिक है।
K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4। इस प्रकार से कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की विधियां बताई गई हैं कि ये कक्षाएं या कोष K, L, M, N या संख्याओं में 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। फिर ये तो क्वेश्चन है, इनको बाद में करवाऊंगी। फिर देखिए न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? नाइनटीन 32 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण की खोज निकाला जो अनावेशित यानी कि आवेशित नहीं है और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है तो नाभिक में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में एक प्रोटॉन है, इसलिए हाइड्रोजन की जो है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं है। फिर इधर देखिए लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनके सबके आप लोगों को तो सबसे पहले ये है कि इनमें जो है इधर हीलियम का देखिए, हीलियम में 2 होता है। इनके सबके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, तब बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए जैसे विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करेंगे, जो KLMN जो नील्स बोर ने दिया है उनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा ये इसमें बताया गया है। तो परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोरबरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोरबरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के फॉर्म में भरा जाएगा से दर्शाया जाता है, जहां n जो है तो कक्षा की संख्या है या ऊर्जा स्तर है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या K कोष में होगी। तो K में कितना होगी? अधिकतम 2 होगा। फिर जो है तो इसके बाद देखिए K कोष में 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 होगा KL। फिर इसमें देखिए 2 × 2 का स्क्वायर 8 तीसरे कक्ष M कोष में। फिर 2 × 3 स्क्वायर 18 चौथे कक्ष में होगा। कोष में 2 × 4 का स्क्वायर 32, यानी कि 2, 8, 18, 32। इस तरीके से इनमें जो है तो KLMN में भरा जाएगा कि पहले K में 2 होगा, फिर L में 8 होगा, फिर M में 18 होगा, फिर N में 32 होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरने का इनका वो रहेगा। मतलब जैसे अष्टक का जो नियम है वो जो है उसको जो है तो पालन करना होगा। कहने का मतलब कम से कम 2 और अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस प्रकार से पहले कक्षा में कम से कम 2 भर सकते हैं, फिर दूसरे में अधिकतम 8, फिर तीसरे में 18, फिर चौथे में फिर 32। इस प्रकार से सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को चित्र 4.4 में दिखाया गया है। स्थायी परमाणुविक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं और पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी देखिए। फिर इनकी संयोजकता
मतलब कि इनके बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होती है। अब देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, संयोजकता। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कि 2, 8, 18, 32 के फॉर्म में व्यवस्थित करेंगे। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोरबरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। जिस प्रकार से आर्गन नियॉन दिया हुआ है निष्क्रिय गैस वाला, उसमें कोई भी, सभी उसके कक्ष भरे रहते हैं, इसलिए उसमें जो है तो कोई भी सक्रिय नहीं रहता, सभी निष्क्रिय रहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर के अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने और उनको ग्रहण करने का उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो है तो परमाणु क्रमांक जो है तो 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है। तो ये जो है तो अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे मैग्नीशियम में 12 है मान लीजिए, तो 2, 8 और 2 हो जाएगा, तो अब उसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन उधार नहीं देता है, इसलिए जो है अपने खुद भी 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 है। और 3 क्यों है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 है इसके और 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो अब इसको जो है तो 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के बजाय अपने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है एल्यूमिनियम। क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। अष्टक में से 7 को घटाकर प्राप्त की जा सकती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। अब इसके पहले आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं इसकी संरचना के बारे में। देखिए किस प्रकार से संरचना, ये देखिए, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन का देखिए, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। हीलियम का 2 होता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4 होता है। ये आप लोग अच्छे से थोड़ा सा याद 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। फिर लिथियम का 3 होता है। देखिए तो इसमें से परमाणु मतलब किस तरह से भरते हैं, जो Ke का जो फॉर्म है, जैसे पहले कक्षक में 2 भरते हैं, अब लिथियम का 3 होता है तो पहले में 2 ही भरेंगे, इससे ना ही ज़्यादा ना ही इससे कम भरेंगे। 3 होता है तो इसके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बेरिलियम के देखिए 4 होता है, तो इस प्रकार से आंतरिक वाले कक्ष में 2 है और बाहर जो है तो 2 हो गया। इस प्रकार से इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए।
फिर बोरान में देखिए बोरान का 5 होता है, तो बोरान का 5 होता है जब, तो इसमें बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके आंतरिक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन की संयोजकता कितनी है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो 6 है और परमाणु भार कितना है, 12 है। इनके सबके परमाणु क्रमांक परमाणु भार इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए जो है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और जो है तो थोड़ा सा 1-2 बार अपना खुद का नोट्स बना लीजिए। 1 से 30 तक के जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लीजिए। कार्बन का 6 होता है, तो देखिए इसके आंतरिक कोश में जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जैसे के है। फिर एल में 6 ही है तो इसके पास 4 बचे, तो बाह्य कक्ष में 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से नाइट्रोजन का 7 होता है, तो देखिए आंतरिक कक्ष में 2 हो गया और बाह्य कक्ष में 5 हो गया। इस प्रकार से ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो आंतरिक में 2 और बाह्य कक्ष में 6 हो गया। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को जैसे क्वेश्चन में इसके चिन्ह दे देंगे, मतलब इसी तरह से सर्कल बना के दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दे के। इस प्रकार का एग्जाम में जैसे टेट में पूछा गया है। फिर फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन का 9 होता है, तो आंतरिक कक्ष में 2 हो गया और बाह्य कक्ष में जो है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, तो बाह्य कक्ष में 7। अब इसको देखिए अष्टक पूरा करने के लिए फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए जो है तो 8 में से 7 माइनस कर देंगे, तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है फ्लोरीन की, 1 है। इसकी संयोजकता मतलब 1 है, इसलिए जो है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नियान के परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो 10 होता है। 10 होता है तो देखिए आंतरिक कक्षा में इसका जो है तो 2 हो गया, बाह्य कक्ष में 8 हो गया। जब इसका अष्टक कंप्लीट हो गया तो यानी कि इसकी संयोजकता क्या हो गई, 0 हो गई, इसमें कोई भी संयोजकता नहीं है नियान में। फिर सोडियम का देखिए 11 होता है, तो आंतरिक कक्ष में 2 हो गया, फिर इसके बाद सेकंड में 8 हो गया, फिर इसके बाद 1 हो गया। इस प्रकार से इसके 11, कहने का मतलब ये है कि इसका भरने का प्रोसेस यही है कि पहले 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32, इसी प्रकार से भरा जाएगा इसको। फिर मैग्नीशियम का 12 होता है, तो देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, फिर 2 हो गया। फिर एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2 8 और 3 हो गया। फिर सिलिकॉन के देखिए, सिलिकॉन का जो है तो 16 होता है, तो इसमें देखिए 2 हो गया, 8 हो गया, फिर बाह्य कक्ष में 4 हो गया। फिर फास्फोरस का 15 होता है, तो इसमें देखिए 2 8 और बाह्य कक्ष में जो है तो 5 हो गया। इस प्रकार से फिर सल्फर में देखिए, सल्फर का 16 होता है, सल्फर का 16 होता है, सिलिकॉन का शायद 14 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है, तो सिलिकॉन का 14 होता है और सल्फर का 16 होता है। फास्फोरस का 15 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। इस प्रकार से सल्फर में देखिए, सल्फर का जैसे 16 होता है, तो इसमें 2 हो गया, 8 हो गया, फिर इसके बाद 8 2 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 16 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब क्लोरीन का 17 होता है, तो देखिए आंतरिक कक्ष में 2 हो गया, फिर उसके सेकंड वाले में 8 हो गया, फिर उसके थर्ड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इस प्रकार से इसके 17 हो गए, मतलब 2 और 8 10 7 17 हो गए। अब क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। अब आर्गन का देखिए 18 हो गया, तब इसको कैसे भरेंगे देखिए, तो आर्गन के जैसे आंतरिक कक्ष में 2 हो गया, और फिर बाह्य इसके सेकंड कक्ष में 8 हो गया, फिर तीसरे में भी 8 हो गया, तो 2 8 10 8 18, तो इसकी जो है तो संयोजकता, इसकी भी मतलब आर्गन की भी संयोजकता 0 होगी। जिस प्रकार से नियान की संयोजकता 0 होती है, उसी प्रकार आर्गन की भी संयोजकता 0 होती है। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि आप लोग पढ़ के बोर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।